नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राफेल डील में नया धमाका, रिपोर्ट में दावा बिचौलिए को दिए गए 65 करोड़ घूस को भी थी जानकारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खेरी केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल, नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। राफेल डील में नया धमाका, रिपोर्ट में दावा बिचौलिए को दिए गए 65 करोड़ घूस को भी थी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, राफेल सौदे को लेकर फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका मीडियापार्ट ने नया दावा किया है। पत्रिका ने फेक इनवॉइस पब्लिश कर दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने डील कराने के लिए भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए, 7 यूरो और 50 सेंट मिलियन की रिश्वत दी थी और इसकी जानकारी सीबीआई और ईडी को भी थी, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस्तावेजों के होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान का सौदा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें ऑफशोर कंपनियां, संदिग्ध अनुबंध और फेक चालान शामिल हैं। मीडियापार्ट यह खुलासा कर सकता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के सहयोगियों के पास अक्टूबर 2018 से सबूत हैं कि दसॉल्ट ने बिचौलिए सुषेण गुप्ता को कम से कम 65 करोड़ का सीक्रेट कमीशन भुगतान किया है। मीडियापार्ट के मुताबिक कथित फेक चालानों ने फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन को भारत के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा सेक्योर करने में मदद करने के लिए गुप्ता को सीक्रेट कमीशन कम से कम 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए का भुगतान करने में सक्षम बनाया। हालांकि इन दस्तावेजों के मौजूद होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई और जांच शुरू नहीं की। 5 महीने पहले मीडियापार्ट ने बताया था कि राफेल सौदे में संदिग्ध, भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2021 की एक रिपोर्ट में ऑनलाइन पत्रिका ने दावा किया कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें दिखाया गया है कि दसॉल्ट और उसके औद्योगिक साझेदार थेल्स ने बिचौलिए गुप्ता को राफेल डील के संबंध में सीक्रेट कमीशन में कई मिलियन यूरो का भुगतान किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खेरी केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, आज लखीमपुर खीरी हिंसा की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय जजों की बेंच ने जांच रिपोर्ट से नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 रिटायर्ड जजों से इस पूरे प्रकरण की जांच करवाने की नसीहत दी है। साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया है। सोमवार को हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया चौराहे पर हुई हिंसा को लेकर हो रही जांच से असंतुष्टि जताई है। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार के रवैये पर सवाल भी उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस आशीष मिश्रा क्यों नहीं गिरफ्तार किया। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि पिछली बार कुछ नए लोगों ने केस में दखल दिया और एसआईटी को अपने मामले में कार्रवाई न होने की बात कही। वहीं जब हमने उनको बयान के लिए बुलाया तो आरोपियों के पक्ष में सबूत देने लगे, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बता दें 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई और एक पत्रकार समेत 4 लोगों की जान चली गई। किसान संगठनों का आरोप था कि जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया उस गाड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी थे। इस मामले के बाद क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा के पूछताछ के लिए बुलाया तो वो नहीं आए। उसके एक दिन बाद वो पूछताछ के लिए हाजिर हुए। अभी वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल, नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज 8 नवंबर 2021 है और नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन साल 2016 में भारत के बाजारों से 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद कर दिया गया था। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। सोमवार की सुबह ट्वीट करके उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है,
अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? कालाधन वापस क्यों नहीं आया? अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा? बता दें कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नोटबंदी का ऐलान किया था। उनके ऐलान के 4 घंटे बाद आधी रात से ही 1000 रुपये और 500 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कई महीनों तक देश में अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपये और 500 रुपये के नए नोटों को बाजार में उतारा गया। नोटबंदी के पीछे सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि इससे कालाधन वापस आएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर केस, 2 फर्म में अंतर नहीं कर पा रही सिट, सुप्रीम कोर्ट की अब सरकार को फटकार। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को आज फिर फटकार लगी है। यूपी सरकार की जांच फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी फर्म में एक तरह से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को आज फिर फटकार लगी है। यूपी पुलिस की जांच फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी फर्म में एक तरह से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आगे की जांच की निगरानी करें। कोर्ट ने साफ कहा कि केस में दर्ज दोनों फर्म में किसी तरह का घालमेल नहीं होना चाहिए। अब मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर में 2 तरह की हत्याएं हुई हैं। पहली उन किसानों की जिनको गाड़ी से कुचला गया, दूसरा उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिनको भीड़ ने मारा। सभी की जांच होनी चाहिए। कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दोनों घटनाओं के गवाहों से अलग अलग पूछताछ होनी चाहिए। कोर्ट में चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी। हरीश साल्वे ने यूपी सरकार का पक्ष रखा था। कोर्ट ने मामले में गठित सिट पर भी सवाल उठाए। कहा कि सिट जो इस मामले की जांच कर रही है वो दोनों फर्म के बीच अंतर नहीं कर पा रही है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त करना चाहते हैं ताकि दोनों फर्म के बीच अंतर हो पाए। कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह और राकेश कुमार का नाम सुझाया। इस पर अपना मत देने के लिए यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने वक्त मांगा। अब शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का तीखा वार, ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए बीजेपी सरकार को हटाना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल के उपचुनावों में भाजपा की हार के कारण ईंधन की कीमतों में गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी हार से अन्य वस्तुओं की कीमतों में और गिरावट आएगी। अखिलेश ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, कोविड के घोर कुप्रबंधन और किसानों की उपेक्षा के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में छात्रों को लैपटॉप, मुफ्त डेटा और टैबलेट वितरित करने में विफलता के लिए राज्य में भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 4.5 साल में छात्रों को भूल गई और अब घोषणा की है कि छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए उन्हें छात्रों के लिए इसके महत्व के बारे में पता नहीं था और उन्हें बांटने के बारे में कभी नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने अपने पूरे शासन में बुलडोजर का उपयोग करने की बात की। उन्होंने कहा, हम समाजवादी लैपटॉप चला सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री LPG सिलेंडर का नाम या रंग बदल सकते हैं, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा UAPA के जरिए सच को दबाने को कोशिश हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों और वकीलों समेत 102 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर UAPA एक्ट लगाया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि UAPA के जरिए सच को दबाने को कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, त्रिपुरा #त्रिपुरा इज बर्निंग। हिंसक के बारे में बात करना सुधारात्मक कार्रवाई का आह्वान है, लेकिन बीजेपी की पसंदीदा कवर अप रणनीति है कि दूर संदेशवाहक को गोली मार दो। #युवापा से सच को चुप नहीं कराया जा सकता। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, त्रिपुरा के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर जो लोग नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं वो हिंदू नहीं बल्कि ढोंगी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी के 5 साल पूरे, TMC सांसद ने शेयर किए ममता बनर्जी के वो 5 ट्वीट, केंद्र को फिर घेरा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को PM मोदी ने देश में नोटबंदी करने का बड़ा फैसला लिया था, जिसके बाद रातों रात 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। तब से लेकर अब तक विपक्ष नोटबंदी के फैसले की आलोचना करता आ रहा है।
इस बीच आज यानी सोमवार को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद किए गए ट्वीट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। ओब्रायन ने नोटबंदी को लेकर ट्वीट किया, 8 नवंबर 2016 की रात नोटबंदी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद केवल ममता बनर्जी ही पकड़ पाई थी, इससे क्या नुकसान होगा। इसे बेरहम फैसला करार देते हुए 5 ट्वीट किए। 5 साल पहले नोटबंदी के बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था कि सरकार इस कठोर फैसले को वापस ले। प्रधानमंत्री ने विदेशों से काला धन लाने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यह ड्रामा है। यह एक वित्तीय अराजकता है और भारत के आम लोगों पर एक आपदा है। बता दें, सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उस वक्त सरकार ने जनता को विकल्प दिया था कि बंद हुए नोटों को अपने बैंकों में जमा कर सकते हैं या उन्हें नए नोटों से बदल सकते हैं, जिसकी वजह से देश भर के बैंकों की ब्रांच के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 26 नवंबर को संसद की तरफ बढ़ सकते हैं किसान, एसकेएम पर छोड़ा गया फैसला। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। 2-6 नवंबर को किसानों की ओर से संसद की तरफ कूच करने के संकेत मिले हैं। किसान नेता गुरमान सिंह चौनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पर वो 26 नवंबर को संसद की तरफ कूच करने को तैयार हैं। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से करौली टोल प्लाजा पर बैठक बुलाई गई थी। गुरनाम सिंह चौनी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो वो संसद कूच करने के लिए तैयार है। हरियाणा ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया है कि वो संसद कूच के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान नेता ने हालांकि संसद कूच करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा पर छोड़ा है। उन्होंने कहा, इससे पहले 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में बात रखी जाएगी। हरियाणा के किसान सांसद द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी नाराज दिखे। उन्होंने सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। गुरनाम सिंह ने कहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किलोई मंदिर पर हुए मामले को लेकर बयान दिए हैं, उन पर प्रशासन द्वारा केस दर्ज किए जाने चाहिए। सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। साथ ही पंचायत में यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि खराब हुई फसलों का मुआवजा 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए। यही नहीं, जो बिजली के टावर खेतों में से लगाए जा रहे हैं उनका भी उचित मुआवजा अगर नहीं मिलता है तो उनके काम को रोक दिया जाएगा और सरकार को भी स्वयं उस काम को रोक देना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, ट्वीट कर पूछा, कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी की एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करते हुए केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो पहले मध्य वर्ग में थे अब गरीब हैं, जो पहले गरीब थे अब कुचले जा रहे हैं, कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। इस ट्वीट को शेयर करते हुए राहुल जिस खबर का हवाला दे रहे हैं उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में बीते 8 साल में जितनी तेजी से गरीबी की संख्या बढ़ी है उतनी तेज वृद्धि आज तक नहीं देखी गई। दरअसल देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम जनता काफी परेशान है। सरकार चाहे महंगाई पर लगाम कसने के लाख दावे कर रही है, लेकिन यह दावे सच्चाई से कोसों दूर हैं। आसमान छूती जा रही महंगाई के कारण लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है और बाजार में दाल, सब्जियों, सरसों तेल, दूध, कपड़ा, रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दाम ने आमजन की कमर तोड़ दी है। बता दें कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार देश में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। कल ही उन्होंने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि पीएम मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया था कि LPG के दाम बढ़ने से लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें चूल्हा फूंकने को मजबूर होने पड़ रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, मायावती का किसानों को समर्थन, कहा कृषि कानूनों को वापस लेकर दिवाली का तोहफा दे केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि BSP व अन्य पार्टियों के निष्कासित लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा या जनाधार बढ़ने वाला नहीं बल्कि इससे सपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। बाहरी लोगों को शामिल करने से सपा का जनाधार और भी कमजोर होता चला जाएगा। रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट के जरिए सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी दलबदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी अपनी ही पार्टी में टिकट के दावेदार गुस्से में हैं। इनमें से अधिकांश बसपा के संपर्क में हैं। ये इस चुनाव में अंदर ही अंदर सपा को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मायावती ने यह भी साफ किया है कि बसपा दलबदलुओं को टिकट देने से गुरेज करेगी। मायावती ने ट्वीट के जरिए अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि BSP दूसरी पार्टियों के उन विधायकों को टिकट नहीं देगी जिनका टिकट उनकी पार्टी में कट रहा है।
मायावती ने रविवार को यह वक्तव्य तब दिया जब उनकी पार्टी छोड़कर गए विधायक राम अचल राजभर और लालजी वर्मा विधिवत रूप से अंबेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में सपा में शामिल हो रहे थे। बसपा के लिए इसे तगड़ा झटका माना जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, वोट की चोट से लेंगे किसानों पर बरसाई गई लाठियों का बदला। जी हां दोस्तों, मेरठ में रविवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं है। किसानों पर बरसाई जाने वाले लाठियों को याद रखा जाएगा। कहा कि पुलिस ने सत्ता के इशारे पर किसानों पर खूब लाठियां बरसाई। आने वाले चुनाव में किसानों वोट की चोट से इसका बदला लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को दवाई देकर यानी वोट की चोट देकर इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे तरीके से जीतने का प्रयास करेगी, लेकिन किसान हार मानने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत रविवार को मेरठ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने मेरठ में कहा कि पिछले 11 महीने से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्य राज्यों के किसान भी हमारे साथ सड़क पर हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन सफल होगा और किसानों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी स्थिति से डरने वाले नहीं है। यदि सरकार को गलतफहमी है तो वह निकाल दे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ये कैसा सबका साथ है? सबका साथ सबका विकास केवल जुमला है, इस पर कैसे विश्वास करें? उन्होंने कहा कि सरकार को कानून वापस लेकर दिवाली का तोहफा देना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को अच्छी तरह समझती है देश की जनता, प्रियंका गांधी ने कहा। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार 7 नवंबर को एक न्यूज चैनल का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट करने के साथ प्रियंका गांधी ने लिखा, पहले हर दिन पेट्रोल डीजल महंगा कर 30-40 रू लीटर तक दाम बढ़ाने और फिर 5 रू कम करके थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। गैस सिलेंडर 1000 के पार है, सरसों तेल 220 के पार है, सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। स्थानीय निवासी वीरेंद्र सिंह की माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई कमी से आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 30 पैसे 40 पैसे करके पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से 10 दिन में बढ़ जाएंगे। इससे क्या राहत होगी? वीरेंद्र सिंह की माने तो राहत दिखा दी है, लेकिन दाम यहीं पर स्थिर रहे तो कोई माने। तो वहीं स्थानीय निवासी दीनदयाल की माने तो चुनाव को देखते हुए और दबाव के चलते पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए हैं, वरना ये दाम कम नहीं करते। चुनावों के बाद फिर से तेल का दाम 100 के ऊपर पहुंचा देंगे। ये तो केवल चुनावी एजेंडा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले संजय निषाद ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, 9 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान किया है। संजय निषाद के इस ऐलान के बाद बीजेपी और निषाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल संजय निषाद ने कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए कहा, आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण नहीं मिला है। निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रविवार को कौशाम्बी में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, मेरे समुदाय के लोग तब तक भाजपा को वोट नहीं देंगे जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता। तो अब यह भाजपा सरकार का कर्तव्य है कि वो अपना वादा पूरा करे। 9 नवंबर से हम हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया तो इसका असर गठबंधन पर होगा। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने कहा कि 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस पर निषाद पार्टी लखनऊ के रमाबाई मैदान में समाज की ताकत दिखाने को विशाल रैली करेगी। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण रैली और रथ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। यह यात्रा समाज को जगाने के लिए है। पहले उनका समाज बेहोश था, फिर होश में आया और अब जोश में आ गया है। चुनाव के पहले बीजेपी ने वादा किया था कि मल्लाह को मझवार का सर्टिफिकेट दे देंगे। कहा कि 1961 की गिनती में 70 लाख थे, पिछली सरकारों ने 3000 कर दिया है। समाज ने सपा, कांग्रेस, बसपा और भाजपा को देखा है। समाज ने आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा का समर्थन किया था ताकि कलम से काटकर उनका आरक्षण खत्म न कर दिया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, बीजेपी में कलह चरम पर, दिलीप घोष ने कहा जो नेतृत्व से खुश नहीं तो चले जाएं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा के 2 नेताओं के बीच आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई है। पार्टी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी के दिग्गज और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय से कहा कि अगर वो नेतृत्व से खुश नहीं हैं तो चले जाएं।
घोष ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब रॉय ने भाजपा नेतृत्व पर विशेष रूप से घोष, बंगाल के पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय नेता शिव प्रकाश और केंद्रीय सह पर्यवेक्षक अरविंद मेनन पर हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद से चारों को निशाना बनाया और उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराया।